आज का वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वह है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्राग न्याय अथवा पूर्व न्याय रेस जूडिकेटा। जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में कवर किया गया है। पूर्व न्याय के सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? नंबर 1, न्यायालयों के निर्णयों की अंतिमता बनाए रखना। दूसरा है वादों की बहुलता को रोकना। तीसरा है लोक नीति और सामाजिक शांति। और चौथा है दावों की निश्चयात्मकता। तो प्राज्ञ का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अगर सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी दावे का किसी न्यायालय द्वारा गुणा अवगुण पर अंतिम निपटारा कर दिया गया है तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु और उसी विवादक पर दूसरा दावा वर्जित है। ये कहता है पूर्व न्याय का सिद्धांत। पूर्व न्याय में सक्षम न्यायालय, कौन सा न्यायालय? सक्षम न्यायालय के द्वारा दावे का किसी न्यायालय द्वारा गुण अवगुण के आधार पर, किसके आधार पर? गुण और अवगुण के आधार पर अंतिम निपटारा कर दिया जाता है तो उन्हीं पक्षकारों, जो भी वाद के पक्षकार हैं, वो वही होने चाहिए कि मध्य उसी विषय वस्तु पर, विषय वस्तु भी वही होनी चाहिए और उसी विवादक पर जो फ्रेम इश्यू किए गए हैं वही फ्रेम इश्यू होने चाहिए, पर दूसरा दावा क्या है? वर्जित है। अर्थात दूसरा दावा हम किसी न्यायालय में नहीं ला सकते अगर किसी न्यायालय के द्वारा किसी मामले का गुण अवगुण के आधार पर डिसीजन दे दिया गया है। तो धारा 11 के नियम को लागू करने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, ये हम आगे देखते हैं। नंबर 1, पहले जिस न्यायालय में दावा किया गया वह सक्षम न्यायालय था। तो कहने का मतलब है वह सक्षम न्यायालय होना चाहिए जिस न्यायालय के द्वारा वो डिसीजन दिया गया है। अगर वह सक्षम न्यायालय नहीं था तो ऐसी दशा में धारा 11 का नियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात, दो दावे। तो पूर्व न्याय का जो सिद्धांत है वो दावों पर लागू होता है। उसके अंतर्गत एक दावा वो होना चाहिए जो पहले सक्षम न्यायालय के द्वारा डिसाइडेड किया गया हो और दूसरा जो दावा है वो संस्थित होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो जो पहला दावा है वो डिसाइडेड होना चाहिए और उसी विषय वस्तु पर दूसरा दावा तभी, अर्थात कहने का मतलब है कि पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद दो दावे होने चाहिए। विषय वस्तु प्रत्यक्ष और सार्थक एक ही होनी चाहिए। विवादक प्रत्यक्ष और सार्थक एक ही होने चाहिए। पूर्ववाद में निर्णय अंतिम हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो पहला वाद है उसमें निर्णय कैसा हो गया हो? अंतिम हो गया हो और गुण दोष के आधार पर दिया गया हो। एक ही पक्षकार या उसके हित प्रतिनिधि हों दोनों ही वादों में, और पक्षकारों का हित और हैसियत एक ही हो। अगर दावे को अपर्याप्त न्याय शुल्क के आधार पर खारिज किया जाता है तो धारा 11 का नियम भी लागू नहीं होता है। किसी कमी के कारण दावे को लौटा दिया गया है तो भी धारा 11 का नियम लागू नहीं होता है। अगर असंयोजन या कुसंयोजन की वजह से किसी दावे को खारिज कर दिया जाता है तो भी धारा 11 का नियम लागू नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अपर्याप्त शुल्क के आधार पर और किसी कमी के कारण या कुसंयोजन या असंयोजन की स्थिति में भी धारा 11 का नियम लागू नहीं होता है। अगर वादी के दावे को खारिज कर दिया गया है कि उसमें वाद हेतु उत्पन्न पैदा नहीं हुआ है तो भी 11 का नियम लागू नहीं होता है। वाद हेतु कारण, अगर सरकार के खिलाफ दावा करना था और नोटिस नहीं दिया तो दावा खारिज कर दिया गया है
तो भी धारा 11 का नियम लागू नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि दोबारा वाद दायर किया जा सकता है। सुनवाई के दिन अगर वादी उपस्थित नहीं था और दावा खारिज कर दिया है तो भी धारा 11 का नियम लागू नहीं होता है। अगर वादी भारत से बाहर का निवासी है, वह खर्चे जमा नहीं कराता है और वाद खारिज कर दिया गया है तो भी धारा 11 का नियम लागू नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर गुण और अवगुण के आधार पर न्यायालय के द्वारा किसी मामले में डिसीजन नहीं दिया गया है तो वहां पर धारा 11 का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू वहां पर नहीं होता है। उस संबंध में दूसरा दावा दायर किया जा सकता है। अब आदेश 9 एक पक्षीय आदेश की डिग्री की अवस्था में क्या धारा 11 का नियम अर्थात पूर्व न्याय का नियम लागू होता है? इस संबंध में अगर प्रतिवादी के खिलाफ समन की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है, कैसी हो चुकी है? सम्यक रूप से तामील हो चुकी है और इसके बावजूद भी वे सुनवाई के दिन उपस्थित नहीं होता है। अगर वादी उपस्थित है तो न्यायालय के द्वारा एक पक्षीय डिग्री की जारी है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय ने दोनों पक्षों को नहीं सुना है तो इसके बावजूद भी पूर्व न्याय का सिद्धांत उन पर क्या होगा? लागू होगा। दूसरा दावा उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी विषय वस्तु को लेकर उसी विवादक पर किया गया है। दूसरा दावा करने वाले पक्षकार वे ही होने चाहिए या उनके वैध प्रतिनिधि होने चाहिए। वाद की विषय वस्तु एक ही होनी चाहिए और विवादक भी वही होने चाहिए। दोनों ही दावों में पक्षकारों का स्वत्व एवं स्थिति एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर पक्षकार वही हैं और विवाद की विषय वस्तु भी वही है लेकिन विवादक अलग अलग हैं, क्या हैं? विवादक अलग अलग हैं, तो पूर्व न्याय का सिद्धांत वहां पर लागू नहीं होता है। क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत अपील में लागू होता है? इसका आंसर है कि नहीं होता है। धारा 11 दूसरे दावे को रोकती है, अपील को नहीं रोकती है। जब तक विधि के द्वारा वर्जित नहीं किया गया हो तो मूल क्षेत्राधिकार से जारी की गई डिग्री के खिलाफ अपील होगी, लिहाजा अपील के मामलों में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्या पूर्व न्याय का सिद्धांत सहवादी या सह प्रतिवादियों पर लागू होगा? तो इसका आंसर है यस। पूर्व न्याय का सिद्धांत सहवादी और सह प्रतिवादी पर भी लागू होता है बशर्ते असंयोजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पर लगा दी गई है। अगर एवियस एवं विकृत व्यक्तियों को रिकॉर्ड पर लेने मात्र से वे पक्षकार नहीं बन जाते, इसलिए इनके विरुद्ध पूर्व न्याय का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एवियस और विकृत व्यक्ति है, उसको रिकॉर्ड पर लिया गया है, तो रिकॉर्ड पर लेने मात्र से वो क्या नहीं बन जाते? पक्षकार नहीं बन जाते। तो कहने का मतलब यह है कि एवियस और विकृत व्यक्तियों के संबंध में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला सवाल है कि क्या पूर्व न्याय के सिद्धांत ऐसे व्यक्तियों पर लागू होता है जो मामले के पक्षकार नहीं थे? पक्षकारों के उत्तराधिकारी और पक्षकारों के वैध प्रतिनिधि वे प्रत्यक्ष रूप से पक्षकार तो नहीं थे, लेकिन उन पर भी पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या होता है? लागू होता है। अब अगला सवाल है, क्या पूर्व न्याय का ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो मामले के लिए अजनबी था या पक्षकार नहीं था? तो होता है, लागू हो सकता है। अगर यह लागू होता है तो कब लागू होता है? कि न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, व्यक्ति सह निर्णय, ऐसा निर्णय जिसमें केवल मामले के पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों का क्या किया गया है? विनिश्चय किया गया है। ऐसे निर्णय केवल मामले के पक्षकारों अथवा उनके वैध प्रतिनिधियों पर लागू होते हैं और अजनबियों पर वे लागू नहीं होते हैं। दूसरा जो निर्णय होता है वो होता है लोकलक्षी निर्णय। लोकलक्षी निर्णय में न्यायालय जन सामान्य के अधिकारों और कर्तव्यों का क्या करता है? विनिश्चय करता है, ना कि पक्षकारों का। इसका अर्थ है ऐसे निर्णय सभी व्यक्तियों पर आबद्धकर होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति मुकदमे में पक्षकार नहीं था तो भी लोकलक्षी निर्णय उस पर लागू होता है
और इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धांत उनके विरुद्ध लागू होगा। इस अवस्था में आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। अब सवाल है कि आणविक पूर्व न्याय क्या है? अगर न्यायालय का निर्णय लोकलक्षी है, कैसा लक्षी है? लोकलक्षी है, चाहे कोई व्यक्ति मामले का पक्षकार नहीं रहा हो, निर्णय से व्यथित है, तो वह क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। यदि न्यायालय का निर्णय कपट या दुर्भी संधि से प्राप्त किया गया है, तो ऐसा निर्णय चुनौती योग्य है और पूर्व न्याय का नियम वहां पर क्या होता है? लागू होता है। आणविक पूर्व न्याय से तात्पर्य है कि यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में, कौन से वाद में? पूर्ववर्ती वाद में उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह पक्षकारों के बीच हो। आणविक पूर्व न्याय से तात्पर्य है कि यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है जिसे उठाना था, तो पश्चातवर्ती वाद में उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह उन्हीं पक्षकारों के बीच हो। तो अब पूर्व न्याय और विचाराधीन वाद में क्या अंतर है, ये देखते हैं हम। क्योंकि जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है, और जो विचाराधीन वाद है वह धारा 10 में दिया गया है। तो पूर्व न्याय के संबंध में देखते हैं हम। सक्षम न्यायालय द्वारा किसी मामले में अंतिम निर्णय, कैसा निर्णय? अंतिम निर्णय है, तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरा दावा क्या है? वर्जित है। ये कहता है पूर्व न्याय। अब विचाराधीन वाद क्या कहता है कि यदि सक्षम न्यायालय में दावा लंबित है, कैसा है? लंबित है, तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरा दावा क्या है? वर्जित है। दूसरा जो अंतर है वह है सक्षम न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय है। कैसा निर्णय है? अंतिम निर्णय है। वो विचाराधीन वाद क्या कहता है कि पहले से ही दावा किसी न्यायालय में क्या है? लंबित है। अब पूर्व न्याय का सिद्धांत कहता है कि पश्चातवर्ती दावे की कार्रवाई पूर्णतः वर्जित है। तो कहने का मतलब है कि दूसरा दावा दायर नहीं किया जा सकता। अब जो विचाराधीन वाद है वो कहता है कि पश्चातवर्ती दावे की कार्रवाई स्थगित है। क्या है? कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित होता है तो दूसरे दावे की कार्रवाई क्या रहती है? स्थगित रहती है। प्रागन्याय का जो सिद्धांत है उसमें मुकदमेबाजी का अंत और निर्णय की अंतिमता को मान्यता देना है इसका उद्देश्य, और विचाराधीन वाद का उद्देश्य है कि समवर्ती न्याय निर्णय को रोकना है। अब पूर्व न्याय और विबंध में क्या अंतर है? पूर्व न्याय और विबंध में अंतर। पूर्व न्याय सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत है और विबंध इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 115 के अंतर्गत दिया हुआ है। पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रक्रिया के अंतर्गत है, जबकि विबंध का जो सिद्धांत है वो सारभूत विधि के अंतर्गत होता है। पूर्व न्याय का सिद्धांत न्यायालय को दूसरे दावे को लेने से रोकना है, जबकि विबंध का जो सिद्धांत है पक्षकारों को अपनी स्थिति में परिवर्तन करने से रोकता है। पूर्व का जो सिद्धांत है वह सहवादी सह प्रतिवादियों पर लागू हो जाता है। विबंध का जो नियम है केवल उसी व्यक्ति पर लागू होता है जिसने कथन किया है या कार्य या घोषणा की है, किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। पांचवा है प्राग न्याय, न्यायालय के निर्णय या विनिश्चय का परिणाम है, जबकि जो विबंध का सिद्धांत है पक्षकारों के कार्यों का क्या है? परिणाम है। तो आज के संबंध में आपने एक तो पूर्व न्याय का सिद्धांत और एक विचाराधीन वाद के संबंध में अंतर देखा, और पूर्व न्याय और विबंध का डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के संबंध में डिफरेंस देखा। थैंक यू।